हेलो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंडीशनल्स। ठीक है। तो दो तरह के कंडीशनल होते हैं आर में, एक इफ एल्स होता है और एक इफ एल्स होता है। ठीक है। ये वाला जो है ये स्केलर के लिए वैलिड है, ये वेक्टर के लिए वैलिड है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा तुरंत। ठीक है। ठीक है। तो जो भी वैल्यू 2 से बड़ी है मेरे को उसको फ्लैग करना है कि वो ग्रेटर देन 2 है। ठीक है। तो मैं ऐसा लिखता हूं, इफ एल्स x ग्रेटर देन 2, सो ग्रेटर देन 2, एल्स लेस देन 2, लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है। सो ये देख सकते हो आपको तीन इनपुट आउटपुट, तीन इनपुट पे तीन आउटपुट मिल गया। इस तरह का ऑपरेशन जहां पर मेनी इनपुट मेनी आउटपुट है वो वेक्टराइज्ड ऑपरेशन होता है। तो ये इफ एल्स जो है इसको टर्नरी इफ भी बोलते हैं, ये वेक्टराइज्ड है, मतलब ये वेक्टर पे वैलिड है। ऑन द अदर हैंड ये वाला इफ एल्स जो है ये काम नहीं करेगा। तो सेम कंडीशन, तो वार्निंग के साथ आएगा और ये कहेगा कि ये लेंथ हैज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्केलर पे चलता हूं, मैं वेक्टर पे नहीं चल सकता। कहने का मतलब अगर मैं x की वैल्यू 5 कर दूं और इसको चलाऊं तो इट विल वर्क, या मैं इसकी वैल्यू को 1 रख दूं फिर चलाऊं तो ये चलेगा। तो ये एक आइटम के साथ ही चल सकता है, उससे ज्यादा के साथ नहीं चलेगा। आप कहोगे फिर इसका जरूरत क्या है, ये तो सबके साथ चल सकता है, तो फिर ये सही है ज्यादा। सही बात है, लेकिन ये यूजफुल कहाँ होता है, ये फंक्शंस के अंदर बहुत यूजफुल हो जाता है। और कई बार हमको इस इफ की जरूरत इसलिए हो जाती है कि इस पे कई बार नेस्टेड इफ लिखना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप स्केलर्स के लिए इफ ये वाली इफ डाल दो, उस पर एक फंक्शन रैप कर दो और उस फंक्शन को वेक्टराइज कर दो, ये एक तरीका है। तो मैंने जो बोला उसको मैं लिख देता हूं सो दैट तुम्हारे दिमाग में रहे कि हम क्या करते हैं। हम एक फंक्शन बनाते हैं, उसमें हम स्केलर के लिए फंक्शन बनाते हैं। ठीक है। फंक्शन को स्केलर के लिए बना करके फंक्शन को हम वेक्टराइज कर देते हैं। ठीक है ना। वेक्टराइज करने के बाद उस फंक्शन को आप रन ऑन वेक्टर्स। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। तो ये आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन केसेस में आपका ये वाला इफ एल्स जो है कॉन्स्ट्रक्ट वो थोड़ा बड़ा, मतलब थोड़ा और कई बार तो बहुत ही यूजफुल हो जाता है। तो हम ये कुछ एग्जांपल लेटर क्लासेस में देखेंगे। आज का क्लास बेसिक से कंडीशनल्स के ऊपर काम कैसे करता है। तो कॉन्स्ट्रक्ट देख लेते हैं। आई होप ये एग्जांपल समझ में आएगा। तो कॉन्स्ट्रक्ट में बड़ा सिंपल है, यहां पर आप कंडीशन रखोगे और यहां पर जो वैल्यू ट्रू होगी उस पर आपको क्या चाहिए वो डालोगे, और यहां पर क्या वैल्यू फॉल्स होगी वो डालोगे। ठीक है। तो इसको आप वेक्टर में सेव भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक वेक्टर लगा के मैं सेव भी कर सकता हूं। ठीक है ना। सो इसमें क्या हो रहा है। ठीक है। तो अगर मैं x के लिए 3 वैल्यू रखूं तो यहां 3 वैल्यू आएगा। ठीक है। ये सेव हो गया। ठीक है। यहां पर भी आप सेव कर सकते हो चाहो तो किसी नए वेक्टर में। बस ये स्टेटमेंट प्रिंट की जगह आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, कोई एक असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा ऐसा कुछ। ठीक है। अब y को प्रिंट करोगे तो चूंकि y जो है 2 से छोटा है तो लेस देन 2 आएगा। ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, बट अगेन ये स्केलर्स के लिए ही चलेगा, ये वैलिड ही है स्केलर के लिए। जो पूरा इफ एल्स का कॉन्स्ट्रक्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है। इफ कंडीशन, सॉरी, देन एल्स इफ कंडीशन, देन एल्स, ये डिफॉल्ट होगा। ठीक है ना। तो मल्टीपल अगर इफ्स हो तो आप एल्सिफ एल्सिफ लगा सकते हो, और बहुत सारे एल्सिफ लगा सकते हो, ऐसा कुछ लिमिट तो नहीं है। तो आप इस तरह से फुल कंस्ट्रक्ट आपको इस तरह से दिख जाएगा। अगर किसी रीजन से आपको इस इफ एल्स को वेक्टर पे चलाना पड़ जाए, मान लो आपने लिख लिया है कोई कोड और आप बदलना नहीं चाहते, तो आप फॉर लूप यूज कर सकते हो। तो यहां पर आता है फॉर लूप का काम। तो फॉर, लेट से एक जनरल कॉन्स्ट्रक्ट देख लेते हैं फॉर लूप का। जनरल कॉन्स्ट्रक्ट कैसा होता है फॉर लूप का? फॉर नम इन नंबर्स, और यहां पर प्रिंट नम। तो नंबर्स क्या है? कोई भी वेक्टर। नम क्या है? एक आइटरेटर। यहां पर इसका नाम कुछ भी हो सकता है, आप यहां पर आइटर भी नाम रख सकते हो। ठीक है ना। सो इसी फॉर लूप को अगर हम यहां देखें तो हम कहते हैं फॉर आइटर, कुछ भी नाम रख सकते हो, राइट।
IT भी कर सकते हैं, IT इन x, और यहां पर इस x को कर्ली ब्रैकेट्स में रैप कर दो, ठीक है। और ये जो y बना रहा है ना, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट सेशन में देखा था, तो ये क्या है, कैरेक्टर है, तो इसको हम कैरेक्टर इनिशियलाइज कर रहे हैं। कितने हैं, तो कितने लेंथ से इनिशियलाइज करना है, तो जितना लेंथ x का है, ठीक है। तो आप देखोगे मेरा y जो होगा, सॉरी मेरा x जो है 3 एलिमेंट का है, ये वाला x ले रहे हैं, स्केलर x नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखना। तो इसका मेरे को 3 लेंथ का इनिशियलाइज हो गया वेक्टर। अब मैं इसके ऊपर चलाऊंगा आइटम, सारे उसको आइटम को। तो अब मेरे को इसको लेकिन एक इंडेक्स भी चाहिए, राइट, वरना आप ऐसा भी कर सकते हो y, पिछले y को पिछले y से अपेंड करना, पर वो अच्छा नहीं माना जाता। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, एक आइटरेटर डाल देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर एक आइटरेटर बना लेते हैं, इसकी वैल्यू हम कहते हैं y, ठीक है। अब यहां पर हम डाल देते हैं आइटरेटर। इंडेक्स भी यूज कर सकते थे वर्ड, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यही यूज करना है। आइटरेटर इज इक्वल टू आइटरेटर +1। ये इसमें प्लस प्लस ऑपरेटर काम नहीं करता, ठीक है ना। सो ये हो गया। अगर इसको आप चलाओगे, सो यहां पर कुछ वार्निंग आ रहा है। तो यहां पर वार्निंग इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने थोड़ी सी बेवकूफी कर दी है, यहां पर IT वर्ड भूल गया था मैं, यहाँ x नहीं होगा IT होगा। वापस से लिखते हैं। सो अब मैं यहां पर y को चेक करते हैं अपन, ठीक है। तो देखो y वही है जो तुम्हारा यहां पर y यहां पर इसकी वजह से आया था, वेक्टर में आया था, ठीक है। इसको प्रिंट करके देखते हैं, दोनों में सेम रिजल्ट है, ठीक है। सो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोई ऐसा कुछ ये नहीं है कि अगर इफ एल्स आपने इस तरह से लिख लिया है तो इसको आपको इसी तरह से कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं। आप चाहो तो फॉर लूप के अंदर इस कंस्ट्रक्ट को डाल करके यूज कर सकते हो। तो ये इट्स ओके, इट्स फाइन। जब हम नया नया चालू करते हैं यार, तो हम सब ये मिस्टेक करते हैं। हम जहां पर ये वाला इफ एल्स लिखना चाहिए वहां इफ एल्स लिख करके सोचते हैं हमारा रिजल्ट सही क्यों नहीं आ रहा। तो इसलिए क्योंकि ये स्केलर इफ है, और अगर आपने गलती से स्केलर इफ लिख दिया है तो उसको लूप कर लो फॉर लूप में। एक और चीज फॉर लूप के बारे में, फॉर लूप इन जनरल लोग कहते हैं स्लो होते हैं, पर स्लो नहीं होते। अगर आप फॉर लूप को पहले से ही बता दो, जैसे मैंने ये बता दिया कि कितने ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं, तो फॉर लूप स्लो नहीं होंगे। अगर आप अंदर ऑब्जेक्ट अपेंड करना चालू कर दो तो फॉर लूप स्लो हो जाएंगे। तो ये सब चीजें ना थोड़ी एक बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मेरे को पता है, जैसे इसके समय मेरे को पता था कि कितने ऑब्जेक्ट बनने हैं, मेरे को पता था कि 3 ऑब्जेक्ट बनने हैं, तो मैंने पहले ही इसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है ना। तो आर को पहले से पता है, तो इस केस में फॉर लूप स्लो नहीं होगा, ठीक है। पर आप नहीं पता है, अगर मैं इसको इस तरह से कुछ कोड लिखता, एक टेम्प वेरिएबल बना करके, मैं लिखना नहीं चाहता कोड क्योंकि शायद आपको कंफ्यूज कर देगा, बट कहने का मतलब लॉजिक कुछ ऐसा होता कि एक टेम्प वेरिएबल बनाता और नीचे क्या करता, मैं कहता सी टेम्प ऑफ वी, और यहां पर मैं वी में साइन कर देता, और यहां टेम्प में कोई लॉजिक होता, कोई लॉजिक लिखा हुआ था। तो क्या होगा, ये दिस इज नॉट दी गुड वे, ठीक है ना। आप इस तरह से ना किसी भी वेक्टर को इंक्रीज नहीं कर सकते। आप करोगे हो जाएगा, बट ये बहुत स्लो ऑपरेशन होगा। तो डू नॉट ग्रो योर वेक्टर्स, ठीक है ना। बड़ा सिंपल है, अपने वेक्टर्स को आर्बिट्रेरीली ग्रो मत करो। अगर तुम्हें पता है पहले से तो उसका लेंथ स्पेसिफाई कर दो, उस तरह से तुम्हारा फॉर लूप बहुत इफिशियंटली चलेगा। फॉर लूप स्लो नहीं होते आर में, लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं, ठीक है ना। बट हाँ, डेफिनेटली बेटर वेज हैं इसको करने के, हम वो फंक्शनल्स में डिस्कस करेंगे कौन कौन से बेटर वेज हैं। बट आज के लिए आई थिंक ये फॉर लूप का कंसेप्ट तुम्हें क्लियर होना चाहिए। एक और लूप होता है, जो 2 और लूप होते हैं एक्चुअली, वाइल और रिपीट तुम नहीं कवर करेंगे, मैं खुद भी यूज नहीं करता, पर वाइल लूप बता देता हूं। वाइल लूप में यहां पर आप कंडीशन लिखते हो और यहां एक सेंटिनल वैल्यू लिखते हो। अगर आपने कंडीशन गलत लिख दी तो वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपने सेंटिनल वैल्यू गलत लिख दी तो वाइल लूप इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इसी केस में इसी लूप को अगर मेरे को प्रिंट कराना हो, ठीक है, इसी चीज को मुझे प्रिंट कराना हो, ठीक है ना, तो मैं सेम चीज, सेम कोड, ठीक है ना, सेम कोड इसके अंदर डाल देता हूं। मेरा सेंटिनल वैल्यू जो है ना, ये आइटरेटर है। मैं कह रहा हूं ये आइटरेटर की वैल्यू 2 से छोटी हो, सॉरी 3 से छोटी हो, क्योंकि मेरी आइटरेशन 3 ही हो सकती है, राइट। ये लेंथ ऑफ एक्स, करेक्ट। 3 से छोटी अगर हुई तभी काम करेगा ये, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं फॉर
अब मैं ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब ये IT नहीं ले सकता मैं, अब यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा x, और यहां पर मुझे आइटरेटर की वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पर मैंने x लिख दिया कि x से 2 की वैल्यू बड़ी है तो क्या करना है, और अगर छोटी है तो क्या करना है। बस ये इफ एल्स कंडीशन है, सिंपल सा कंडीशन है। आइटरेटर को हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। अब क्या होगा, फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, ये आइटरेटर की वैल्यू 3 से छोटी है तो एग्जीक्यूट होगा, फिर ये x 1 पे जाएगा, चेक करेगा 2 से बड़ी है कि नहीं, अगर 2 से बड़ी निकली तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर 2 से छोटी निकली या बराबर निकली तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। आइटरेटर अपडेट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में, फिर आइटरेटर की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर अभी भी ये 3 से छोटी है तो फिर से चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक कि ये वैल्यू 3 या 3 के बराबर से छोटी रहती है। जैसे ही 3 से बड़ी होगी ये रुक जाएगा, ठीक है। तो इसको चला के देखते हैं एंड देखते हैं y की वैल्यू सही आई है कि नहीं। तो y को हम इनिशियलाइज कर देते हैं, हम इस y को ना ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसको चलाते हैं और y की वैल्यू चेक कर लेते हैं, बढ़िया आ गई तो तुम्हारा फॉर लूप चल रहा है, ठीक है, वाइल लूप चल रहा है। तो इस तरह से भी वाइल लूप को आप यूज कर सकते हैं। मेन चीज यहां पर ये है कि अगर आपने ये आइटरेटर को गलत अपडेट कर दिया तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, और ये कंडीशन अगर आपने गलत लिख दी तो ये चलेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेस देन इक्वल टू की जगह आप ग्रेटर देन डाल दो, चलेगा ही नहीं लूप, ठीक है। यहाँ पर आइटरेटर को आइटरेटर -1 कर दो तो भी नहीं चलेगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, ये चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव हो गई आइटरेटर की आपकी, और उसके लिए आपने कोई कंडीशन यहाँ डाला नहीं है कि वो रुक जाए या बंद हो जाए, ठीक है ना। हाउएवर आप रोकना चाहते हो तो उसके लिए फिर ये कंडीशन कि नीचे आप ब्रेक स्टेटमेंट भी डाल सकते हो, तो आप लिख दोगे कि आइटरेटर लेस देन इक्वल टू 0 तो ब्रेक, निकल जाओ लूप से, तो अब्रप्टली और निकल जाएगा। तो वो सब आपको सारे सिनेरियोज कवर करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए वाइल लूप लिखते वक्त। यहां पर जो कंडीशन है ये सही लिखो तो आप अंदर घुस जाओगे, यहां पर जो आप कंडीशन सही नहीं लिखोगे तो इनफाइनाइट लूप में चले जाओगे। यही है बस कहानी, अगर इतना समझ में आ गया तो ये वाइल लूप आपको दिक्कत नहीं देगा। ये वाइल लूप का कंस्ट्रक्ट बिल्कुल सी में जैसा वाइल लूप का कंस्ट्रक्ट है वैसा ही है, फॉर लूप का भी कंस्ट्रक्ट वैसा ही है जैसा आजकल मॉडर्न लैंग्वेजेस में है। इनफैक्ट C++ में जो ऑटो, जो C++11 में जो ऑटो करके जो नया लूप आया है वो भी इसी तरह का कुछ लूप दिखता है, ठीक है ना। इनफैक्ट पाइथन में भी जो फॉर लूप होते हैं वो भी कुछ इसी तरह से दिखते हैं। हालांकि ये वाला फॉर लूप बिल्कुल भी C या C++ का जो पुराना ओल्ड कंस्ट्रक्ट था उससे बिल्कुल मैच नहीं करता है, तो ठीक है ना, ये आइटम वाइज आइटरेट करता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा लूप्स के बारे में और कंडीशनल्स के बारे में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो ऑलरेडी वेक्टराइज्ड हैं, रिसाइकलिंग का कंसेप्ट समझेंगे, रिसाइकलिंग को डेप्थ में देखेंगे, वेक्टराइजेशन देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल ये सब फंक्शंस कैसे हेल्प करते हैं हमको वेक्टराइज करने में, ठीक है ना। तब तक के लिए अलविदा, गुड डे, हैव फन, एंजॉय, जय हिंद, टेक केयर।